बॉलीवुड गोल्डन एरा प्रेजेंटिंग जंग ई। ये वक्त है 21 सेंचुरी का और आज की जो हमारी कहानी है ये 22 सेंचुरी की है, यानी कि आज के वक्त से बहुत आगे की कहानी है, जहाँ पर दिखाया जाता है कि क्लाइमेट चेंज की वजह से अब अर्थ पर रहना मुश्किल हो गया है। इसीलिए इंसानों ने अपने रहने के लिए स्पेस में शेल्टर्स बनाए जो कि 80 शेल्टर्स है, लेकिन इनमें से 3 शेल्टर्स ऐसे हैं जो अपने आप को एटलिन रिपब्लिक कहते हैं, जो अर्थ पर और दूसरे शेल्टर्स पर हमला करते हैं। इसीलिए एटलिन रिपब्लिक और दूसरे जो फोर्स है एलाइड फोर्स, इन दोनों के बीच सिविल वॉर चल रहे हैं। एटलिन रिपब्लिक के लोग रोबोट्स का इस्तेमाल करते हैं और अब एटलिन रिपब्लिक के रोबोट्स का सामना करने के लिए एलाइड फोर्स भी रोबोट बना रही होती है। यहाँ पर हमें कैप्टन जंग ई को दिखाया जाता है जो बेहोश होती है, और जब उसकी आंखें खुलती है तो वो देखती है कि उसके सामने रोबोट्स है। वो उनसे लड़ती है और अब वो इनका सामना कर रही होती है कि तभी यहाँ पर बहुत बड़ा रोबोट आ जाता है जो कि बहुत ही ताकतवर और ख़तरनाक होता है। यंग ई उसका भी सामना करती है और उससे अपने ट्रैक में फंसाकर पत्थरों के नीचे दबा देती है, और अब यंग ई उसे मारने वाली होती है कि तभी उसकी नज़र एक डॉल पे जाती है, जिस वजह से एक पल के लिए उसका ध्यान उस रोबोट से हट जाता है। और तभी वहाँ पर एक रोबोट गोली चलाता है जो उसकी उंगलियों पे लगती है। उसकी 2 उंगलियाँ टूट जाती है। जब वो अपनी उंगलियां देखती है तब उसे पता चलता है कि वो भी एक रोबोट है। ये देखकर वो पूरी तरह से शॉक्ड हो जाती है और अगले ही पल यहाँ का पूरा माहौल बदलना शुरू हो जाता है। दरअसल ये एक लैब है। यहाँ पर उसके पास बहुत सारे वैज्ञानिक आ जाते हैं। वो आपस में बातें करते हैं कि यंग ही हमेशा यहाँ पर आके रुक जाती है। पता नहीं उसे यहाँ पर क्या हो जाता है। अब यहाँ पर इनकी लीडर आ जाती है और कहती है कि आज कुछ आर्मी ऑफिसर यहाँ आ रहे हैं, इसीलिए आज ये एक्सपेरिमेंट को, ये टेस्ट को हमें यहीं पे रोकना होगा। दरअसल ये सब के सब एलाइड फोर्स के लोग हैं और अब यंग ई को भी आर्मी ऑफिसर्स के सामने ले जाया जाता है, जहां पर उसके सारे के सारे पार्ट्स को अलग किया जाता है। अब यहां पर आर्मी के सीनियर ऑफिसर भी आ चुके हैं, जहां पर ये अपनी ज़िंदगी के अपने अर्थ को डिस्कस करते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि आज से 40 साल पहले ग्लोबल वार्मिंग की वजह से अर्थ का जो माहौल था वो पूरी तरीके से रहने लायक नहीं रहा, जिसके बाद इंसानों ने स्पेस में यानी कि अंतरिक्ष में बहुत सारे कॉलोनीज बनाई और वहाँ पर रहना शुरू कर दिया। बाद में जो लोग उस कॉलोनीज में रहते थे उन्होंने अपने आप को एक अलग राज्य घोषित कर दिया और पृथ्वी अब वहाँ पर किसी को जाने की इजाज़त नहीं है। उनके पास रोबोट्स है जो इंसानों से जंग करते हैं, और यंग ई जो कि एक रोबोट है और आज से कई साल पहले कैप्टन की पोस्ट पे थी और इंसानों के लिए जंग किया करती थी। वह अपने आर्ट्स में, अपनी कला में बहुत माहिर थी। उसने कई लड़ाइयों इंसानों के लिए जीती थी, और जब वो फाइनल बैटल यानी कि फाइनल युद्ध को जीतने वाली थी तभी वो कोमा में चली गई, जिसके बाद कंपनी ने उसके पूरे दिमाग के डेटा को अपने पास रखा और उसके डेटा की मदद से अब वो रोबोट्स बनाए जाते हैं ताकि वो इंसानों से युद्ध में रोबोट्स उन इंसानों के खिलाफ जितला सके जो ऊपर अंतरिक्ष में कॉलोनी में रहते हैं। इसीलिए बार बार उसे रोबोट बनाते हैं, लेकिन वो हर बार एक ही जगह पर आके रुक जाती है। जिस दिन उसने उस जंग को जीत लिया, जिससे पूरा के पूरा लैब में एक्सपेरिमेंट करते हैं, उस दिन ये असली की भी जंग जीत जाएंगे। और यहाँ पर जो लीडर होती है, जो सब कुछ यहाँ आर्मी ऑफिसर को बता रही होती है, वो और कोई नहीं बल्कि यंग ई की बेटी है। वही यंग ई के दिमाग को फिर से एक्टिवेट किया जाता है, और जब वो एक्टिवेट होता है तो वो देखती है कि वो एक रोबोटिक बॉडी में है, उसका शरीर अधूरा है। ये देखकर वो बहुत ही ज़्यादा पैनिक हो जाती है। वो कहती है कि मैं अपने शरीर को महसूस नहीं कर सकती। यंग ई की बेटी जब देखती है कि यंग ई यानी कि उसकी मॉम पैनिक हो रही है, वो उसके दिमाग को निकाल देती है, जिससे उसकी बॉडी, उसका दिमाग डीएक्टिवेट हो जाता है। दरअसल ये यंग ई की प्रॉब्लम होती है, जब भी वो देखती है कि वो एक रोबोट है तो वो ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाती। दरअसल वो ये एक्सेप्ट कर ही नहीं पाती कि वो इंसान नहीं, वो रोबोट बन चुकी है। वो लीडर यंग ई की बेटी जो अपने साथी को बताती है कि जब मैं छोटी थी तब मुझे लंग्स की बहुत ही खतरनाक बीमारी थी। इसके बाद कहानी पास्ट में जाती है जहाँ पर लीडर छोटी बच्ची है, यंग ई उसके सामने होती है। दरअसल आज उसका ऑपरेशन होना होता है और उसे ऑपरेशन थिएटर के लिए छोड़कर यंग ई एक जंग के लिए निकल जाती है। कहानी वापस प्रेजेंट में आती है। हनी यानी कि लीडर यंग ई की बेटी डॉक्टर के पास जाती है। डॉक्टर उसे कहता है कि बचपन में हमने तुम्हारा ट्रीटमेंट ज़रूर किया था, लेकिन वो पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ था।
और अब तुम्हारी बीमारी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, अगले 2 महीनों में तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। डॉक्टर यंग ई की बेटी से कहता है कि तुम अपने डेटा को यानी कि दूसरे एआई में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में ट्रांसफ़र कर दो, जिसके बाद तुम्हें सारे के सारे इंसानों वाले राइट्स मिलेंगे। लेकिन तुम शादी नहीं कर सकती, लेकिन तुम अपनी मर्ज़ी से कहीं भी जा सकती हो। और तीसरा ये कि तुम अपने डेटा को किसी भी कंपनी में बेच सकती हो, जिसके बाद वो कंपनी को, गवर्नमेंट को पूरी आज़ादी होगी कि उस डेटा को कैसा इस्तेमाल करना चाहिए, जिसके बदले तुम्हें अच्छा खासा पैसा मिलेगा। यंग ए की बेटी यहाँ से चली जाती है, जिसके बाद दिखाया जाता है कि डॉक्टर खुद भी इंसान नहीं बल्कि वो भी एक रोबोट है। कहानी वापस फिर से पास में जाती है, जहाँ पर हमें यंग ई के मॉम को दिखाया जाता है, जिसके पास उस कंपनी के लोग आ जाते हैं। जिसके पास यंग ई के दिमाग का पूरा डेटा है। वो यंग ई की मॉम से कहते हैं कि तुम इस एग्रीमेंट पर साइन कर दो, जिसके बाद हम तुम्हारी सारी फाइनेंशियल प्रॉब्लम को हमेशा के लिए दूर कर देंगे, साथ ही तुम्हारी बेटी का पूरा खर्चा भी हमारे ऊपर होगा। ये सुनने के बाद यंग ई की मॉम इस कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कर देती है। कहानी वापस प्रेजेंट में आ जाती है, जहाँ पर हमें लैब में एक डायरेक्टर को दिखाया जाता है जो यंग के ब्रेन पर अब भी एक्सपेरिमेंट कर रहा होता है, और अब इसके ब्रेन का वो हिस्सा भी एक्टिवेट हो जाता है जो आज से पहले कभी नहीं हुआ। ये देखकर डायरेक्टर और उसके साथी बहुत खुश हो जाते हैं, और अब यंग ई की बेटी और डायरेक्टर प्रेसिडेंट से मिलने के लिए एक मीटिंग बुलाते हैं। पर तभी वहाँ पर एक ऑफिसर आती है। वो बताती है कि आज प्रेसिडेंट यहाँ पर नहीं आएंगे और जो भी इन्फॉर्मेशन है वो तुम मुझे दे सकते हो। अब ये दोनों के दोनों अपने लैब में लौट जाते हैं, जहाँ इन्हें पता चलता है कि प्रेसिडेंट भी इनके लैब में आए हुए हैं। और अब यंग ई की बेटी प्रेसिडेंट के पास जाती है, उसके साथ डायरेक्टर भी होता है, लेकिन डायरेक्टर अपने आप ही पॉज हो जाता है। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि डायरेक्टर खुद भी एक रोबोट है। प्रेसिडेंट यहाँ यंग ई की बेटी को बताते हैं कि मुझे पता चला है कि आए दिन वॉर जल्द ही ख़त्म होने वाली है, इसीलिए हमें जल्द ही ये सारे के सारे प्रोजेक्ट को ख़त्म करना होगा, जिसमें हम ऐसे रोबोट बनाने की कोशिश कर रहे हैं जो कि एक फाइटर्स रोबोट हो। हमें ऐसे रोबोट्स बनाना चाहिए जो घर कामों के लिए इंसानों की मदद कर सके। साथ ही वो यंग ई के बेटी को ये भी बताते हैं कि तुम्हारे साथ जो तुम्हारा डायरेक्टर है, मैंने कई साल पहले मैंने अपने दिमाग के डेटा से इसे बनाया था, यानी कि ये जो डायरेक्टर है ये प्रेसिडेंट के दिमाग से बना हुआ है। इसके बाद प्रेसिडेंट उसे एक्टिवेट करके यहाँ से खुद निकल जाते हैं। डायरेक्टर एक बार फिर से यंग ई के दिमाग को रोबोट के अंदर डालता है और उसे मिशन में भेजा जाता है, यानी कि उसके आजू बाजू में मिशन वाला माहौल क्रिएट किया जाता है। और हर बार की तरह इस बार भी वो उस जगह आकर रुक जाती है जहाँ पर वो हमेशा मिशन में हार जाती है। ये देखकर डायरेक्टर को पूरी तरह से गुस्सा आ जाता है और वो फ्रस्ट्रेशन में सबको ऑर्डर देता है कि यंग ई के एक हाथ को काट दिया जाए। दरअसल वो ये देखना चाहता है कि यंग ई के दिमाग का वो येलो वाला हिस्सा जो पहली बार एक्टिवेट हुआ था, हाथ काटने के बाद वो एक्टिवेट होता है या नहीं। यंग ई के एक रोबोटिक बॉडी के एक हाथ को काट दिया जाता है, लेकिन उसका येलो वाला हिस्सा एक्टिवेट नहीं होता, जिसके बाद डायरेक्टर खुद अंदर जाता है और रोबोट को यानी कि यंग ई के पैर पर एक गोली मारता है और अब वो डीएक्टिवेट हो चुकी है। इसीलिए वो अपने साथी यानी कि यंग ई की बेटी से कहता है कि तुम उसे एक्टिवेट करो। दरअसल उसे एक्टिवेट करने का पूरे के पूरे कंट्रोल यंग ई के बेटी के पास ही होता है, पर यंग ई की बेटी मना कर देती है, जिससे डायरेक्टर आग बबूला हो जाता है और उस पर गन तान देता है। पर इससे पहले कि वो उसे गोली मारता है, यहाँ पर एक ऑफिसर आती है जो डायरेक्टर को कहती है कि आपको प्रेसिडेंट ने अपने पास बुलाया है, जिसके बाद डायरेक्टर को प्रेसिडेंट के पास जाना पड़ता है। यंग ई की बेटी अपने साथियों से कहती है कि ये प्रोजेक्ट को हमें हमेशा के लिए ख़त्म करना होगा, इसीलिए इस प्रोजेक्ट को ख़त्म करने के बाद यंग ई यानी कि उसके मॉम के जितना भी डेटा है वो उसे दे दिया जाए। और यंग ई की बेटी को पता चलता है कि कंपनी ने उसके मॉम के दिमाग से एक रोबोट बनाया है। ये देखकर उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और जिस आदमी ने उस रोबोट को बनाया होता है वो उस पर हमला कर देती है। वो बताता है कि कंपनी ने ही इस रोबोट को तीसरे शर्त यानी कि तीसरे जो कंडीशन होती है तो वो कंपनी उस डेटा को किसी को भी दे सकती है, वो उसे उसके मुताबिक बनाया है, यानी कि इसे किसी को भी बेचा जा सकता है। यंग ई की बेटी उसे छोड़कर उस जगह आ जाती है
जहाँ पर उसकी मॉम का यानी कि यंग ई का एक नया रोबोट बनाया गया है। और जब वो उसके सामने होती है तब यंग ई को जो रोबोट होता है वो उसके दिमाग का वो हिस्सा यानी कि येलो वाला पार्ट फिर से एक्टिवेट हो जाता है। दरअसल ये वाला पार्ट तब एक्टिवेट होता है जब यंग ई का रोबोट को अपने पास की यादें आती है। और अब यंग ई का जो रोबोट होता है वो अपनी बेटी से बात करने शुरू कर देता है। दरअसल उसे नहीं पता है कि ये उसकी बेटी है, क्योंकि उसकी आखिरी याद उस वक्त की होती है जब उसकी बेटी बहुत छोटी थी और वो अपनी बेटी को यानी कि रीडर को बताती है कि मेरी बेटी का आज ऑपरेशन है, उसने मुझे अपने डॉल दी है जो मुझसे खो गई है, इसीलिए मैं बहुत परेशान हूँ। ये सुनकर यंग ई की बेटी के आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन वो उसे नहीं बता सकती कि वो उसकी बेटी है। अब अगले दिन यहाँ पर यंग ई के बेटी का एक लास्ट ट्रायल होना होता है। यंग ई की बेटी यंग ई के दिमाग से वो येलो वाला पोर्शन को कम कर देती है जो कि उसके पास की यादों का होता है जिसमें उसकी बेटी है। और अब एक बार फिर से उस मिशन को शुरू किया जाता है, जहाँ हर बार की तरह यंग ई इस बार फिर से उस जगह पर रुक जाती है जहाँ पर उसके हाथ पर गोलियां लगी होती है। पर अब डायरेक्टर ध्यान से देखता है, वो देखता है कि यंग ई को गोली नहीं लगी है। वो समझ जाता है कि इसमें कहीं ना कहीं यंग ई की बेटी का चाल है। फिर वो अलार्म बजा देता है। वही यंग ई सिक्योरिटी के ऊपर हमला करके वहाँ से निकल जाती है। जब वो हॉल में जाती है तो वो देखती है कि वहाँ पर उसकी जैसे यानी कि रॉबोट्स की पूरी सेना है। वो डीएक्टिवेट होते हैं, पर यहाँ पर दूसरे रॉबोट्स आ जाते हैं। यंग ई उनके ऊपर हमला करती है। यहाँ पर पुलिस की गाड़ी भी आ जाती है। दरअसल ये सब के सब पुलिस के रॉबोट सेना है। यंग ई उन सब का सामना करती है और तभी एक रॉबोट उसे पकड़ लेता है। वो उसे मारने ही वाला होता है कि तभी यंग ई की बेटी पीछे से आकर उस पुलिस रॉबोट को डीएक्टिवेट कर देती है। यहाँ पर और भी सिक्योरिटी आने वाली होती है, इसीलिए यंग ई की बेटी उसके दिमाग का जो सारा के सारा डेटा होता है वो दूसरे रॉबोट में डालकर उसे अपने साथ यहाँ से निकाल कर यहाँ से ले जाती है। पर डायरेक्टर कैमरे में सब कुछ देख रहा होता है। पर अब यंग ई अपने मॉम को यानी कि उस रॉबोट की जिसमें उसकी मॉम के डेटा है उसे एक ट्रेन में लेकर जाती है। पर डायरेक्टर पहले ही वहाँ पर होता है। यंग ई की बेटी की तरफ गोली चलाता है। गोली लगने से वो जख्मी हो जाती है, जो देखकर यंग ई को गुस्सा आ जाता है और यंग ई उस डायरेक्टर के ऊपर हमला कर देती है। और जब ये दोनों एक दूसरे से लड़ रहे होते हैं तभी डायरेक्टर की आंखें जख्मी हो जाती है, जहां पहली बार उसे पता चलता है कि वो इंसान नहीं बल्कि एक रोबोट है। ये जानकर उसे खुशी होती है कि वो एक रोबोट है यानी कि वो शक्तिशाली है, इसीलिए वो यंग ई के ऊपर हमला कर देता है। यहाँ पर दूसरे रोबोट्स भी आ जाते हैं। यंग ई सबका सामना अकेले ही करती है और वो चलती ट्रेन में सब के सब एक दूसरे से लड़ रहे होते हैं, इसीलिए ट्रेन का दो हिस्से हो जाते हैं। और यहाँ पर यंग ई और डायरेक्टर ट्रेन से नीचे गिरने ही वाले होते हैं, पर यंग ई की बेटी अपने मॉम को खींचकर ऊपर ले आती है। डायरेक्टर नीचे गिर जाता है और जिससे उसकी मृत्यु हो जाती है। यंग ई की बेटी यंग ई से कहती है कि तुम्हें यहाँ से निकलना होगा, क्योंकि यहाँ पर और भी सिक्योरिटी और भी फोर्सेस आने वाले हैं। अब तुम अपनी ज़िंदगी अपनी मर्जी से जी सकती हो, तुम आज़ाद हो। ये कहते कहते यंग ई की बेटी के आंखों में आंसू आ जाते हैं। ये देखकर यंग ई पूरी तरह से हैरान हो जाती है। अब उसे अपने अस्तित्व के बारे में पता चलता है। इसके बाद यंग ई यहाँ से निकल जाती है और अंत में दिखाया जाता है कि वो एक माउंटेन के बीच में है। अब वो आज़ादी की ज़िंदगी जी सकती है। उसके ऊपर बार बार एक्सपेरिमेंट नहीं किए जाएंगे। जो दर्द उसका दिमाग बार बार सहता था, अब वो हमेशा के लिए आज़ाद हो चुकी है। इसी के साथ ये फिल्म, ये कहानी यहीं पे ख़त्म हो जाती है। उम्मीद करते ये कहानी आपको पसंद आई होंगी। ऐसे ही मज़ेदार कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना।